गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका लीगल स्टडीज आईएससी बोर्ड के लीगल स्टडीज वाले सिलेबस में से हम आज चालू करेंगे एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंडर आता है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन। ठीक है, तो हमारे तैयारी करने का या हमारे वीडियो बनाने का जो पैटर्न होगा और उसका जो पर्पस होगा, पहले मैं आपको ब्रीफ में वो बता दूं। ये वीडियोस ऐसे चलेंगे कि पहले मेरे यहाँ पर नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, उसके बाद क्लास नोट्स हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमने चीज़ें दी हुई हैं। ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपका काम बस इतना है कि आप आराम से वीडियो को देखिए, सुनिए, टॉपिक को समझिए और उसके बाद नोट से उसे कवर कर लीजिए और आपके मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड्स में विदाउट एनी प्रॉब्लम। इनफैक्ट फ्यूचर में भी अगर आप क्लैट एग्जाम या कुछ भी लिखना चाहते हो तो उसमें भी आई एम श्योर ये आपकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर कर पाएंगे नोट्स। ठीक है, तो अब हम एडीआर चालू करने जा रहे हैं। एडीआर चालू करने के पहले आपको मालूम है आपके कोर्स में एक और सिलेबस में आपके एक और टॉपिक है, क्या नाम है उसका? ट्रिब्यूनल्स, है ना? ट्रिब्यूनल्स, क्वाजी जुडिशियल एंड जुडिशियल बॉडीज। ठीक है, अब देखिए पहले तो बात इसी चालू की जाए, भाई जुडिशियल बॉडी क्या कौन सी होती है? ठीक है, दीज आर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स दैट हैव द पावर टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट, इंटरप्रेट लॉज एंड एडमिनिस्टर जस्टिस। एक बात बताइए, आप जब दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है, कोई मान लीजिए प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट हो गया, तो दोनों लोग एक दूसरे को कोर्ट में ले जाते हैं। कोर्ट फैसला देती है, ये चूज करती है कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअली किसकी है। ठीक है, ये डिसाइड करती है, चूज नहीं करती, आई एम सॉरी। जब वो डिसाइड कर लेती है तो जजमेंट पास करती है और वो जजमेंट बाइंडिंग होता है। तो कोर्ट के पास क्या क्या पावर है? इंटरप्रेट करने की लॉ को और एडमिनिस्टर करने की जस्टिस को, यानी कि जस्टिस देने की। एग्जांपल है जुडिशियल बॉडीज का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखिए क्या है क्वाजी जुडिशियल बॉडी। क्लास 11th में जब आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा आईएससी के बोर्ड में, तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, है ना? देखिए क्या होता है, क्वाजी जब भी किसी वर्ड के सामने लग जाए, तो क्वाजी जब भी किसी वर्ड के सामने लग जाए तो इसका मतलब होता है सेमी, आधा, हाफ। तो क्वाजी जुडिशियल का मतलब है कि पूरी तरह जुडिशियल बॉडी नहीं है कोर्ट्स की तरह, पूरी तरह जुडिशियल बॉडी नहीं है कोर्ट्स की तरह, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह नहीं है ये, लेकिन इसके पास कुछ पावर है कोर्ट की। आधा आधा जुडिशियल, आधा कोर्ट, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। इसमें आ जाएंगे आपके ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल सेटअप किए जाते हैं किसी एक पर्पस के लिए, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एग्जांपल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या पर्पस है इसका? स्पेसिफिक पर्पस क्या है इसका? इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जितने भी फैसले हैं, मान लीजिए आपको फैक्ट्री सेटअप करनी है, उसमें पोल्यूशन हो रहा है, उसका पेपर वर्क सही नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सब मामले जाएंगे एनजीटी में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, इनका क्या पर्पस है? कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो तो ये उसको सॉल्व करेंगे। ट्रिब्यूनल्स में एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो जज से ज्यादा, एक नॉर्मल हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज्यादा नॉलेज रखते हैं उस फील्ड की। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हो सकता है कोई साइंटिस्ट बैठा हो, क्योंकि भाई जज को तो नहीं पता होगा ना कि इन्वायरमेंटल साइंस क्या कहता है लेटेस्ट, तो ट्रिब्यूनल में एक्सपर्ट जा सकते हैं। ठीक है, दीज एंटिटीज हैव द पावर टू एडजुडिकेट मैटर्स दैट आर विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन। जो भी टॉपिक इनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है उसके ऊपर ये डिसीजन ले सकते हैं। जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल केवल किस मामले में डिसीजन ले सकता है? कंपनी लॉ के मामले में, तो उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या हुआ? कंपनी के मैटर्स हुए। बट दे आर नॉट कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं है ये। They often deal with administrative or regulatory disputes and have authority to enforce laws in specific areas. आपको मालूम है आपके कोर्स में भी हम आगे पढ़ेंगे भी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, है ना? तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी बन सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई दिक्कत हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अरे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई डिस्प्यूट हो गया, किसी आईएएस को ने केस कर दिया कि मुझे नौकरी से जल्दी निकाल दिया गया, वगैरह वगैरह, या किसी आईएएस ने कोई काम किया और लोगों को लगा कि ये काम वो नहीं कर सकता था, ये तो अपनी पावर के बियॉन्ड जा रहा है, तो उसके ऊपर केस हो गया, वगैरह वगैरह। तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी ट्रिब्यूनल हो सकते हैं और रेगुलेटरी डिस्प्यूट भी। रेगुलेटरी डिस्प्यूट मैंने भी आपको बताया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो भी कंपनी लॉ में चीजें हैं वो रेगुलेशंस ही तो हैं, किसको कंट्रोल करने के लिए? कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर कोई रेगुलेटरी डिस्प्यूट मतलब इसके रेगुलेशन में कोई दिक्कत आती है कंपनीज के, तो वहां जाएंगे। Their decisions are binding but are subject to judicial review. ये डिसीजन तो इनके सही होते हैं, इनके डिसीजन मानने तो पड़ेंगे कोर्ट की तरह, लेकिन कोर्ट इनके डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। एग्जाम्पल बाकी मैंने लिखे, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एटसेट्रा एटसेट्रा।
आगे बढ़िए, लीगल फ्रेमवर्क में जुडिशियल बॉडी आगे, अच्छा आगे, ये पीडीएफ में कुछ दिक्कत, हाँ ठीक है। अब की फीचर क्या है ट्रिब्यूनल के भैया, स्पेशलाइज्ड ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है। क्या है की फीचर, स्पेशलाइज्ड ज्यूरिसडिक्शन होता है किसी भी ट्रिब्यूनल का। प्रोसीजर कम फॉर्मल होता है, स्पेशलाइज्ड ज्यूरिसडिक्शन में बता चुका हूं, स्पेशलाइज्ड ज्यूरिसडिक्शन मतलब ये स्पेशलाइज करते हैं, किसी एक फील्ड ऑफ लॉ में हो सकता है स्पेशलाइज कर रहे हो सकता है कि हाँ किसी फील्ड में, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मैंने आपको बताया एनवायरमेंटल लॉ में स्पेशलाइज करता है, कंपनी लॉ मैंने आपको बताया कंपनी लॉ में स्पेशलाइज करता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगला लेस फॉर्मल प्रोसीजर, जो प्रोसीजर आपको मालूम है तारीख पे तारीख कोर्ट में बहुत टाइम लगता है, क्यों टाइम लगता है, क्योंकि कोर्ट का प्रोसीजर लेंदी होता है, क्या होता है, लेंदी होता है, टाइम लगता है। ट्रिब्यूनल को बेटा बनाया इसलिए गया था कि मान लो कंपनी का कोई मैटर है, कोई इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मैटर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, तो उसमें टाइम ना लगे, उसमें टाइम ना लगे, जल्दी फैसला आ जाए। तो ये लोग हल्का थोड़ा कम फॉर्मल प्रोसीजर अपनाते हैं, कौन से, ट्रिब्यूनल वाले लोग, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, ज्यादा एक्सेसिबल होते हैं ट्रिब्यूनल, मतलब उनके पास जाना ज्यादा आसान होता है, क्यों, क्योंकि उनका प्रोसेस आसान होता है। टाइमली रेजोल्यूशन, समय के अंदर काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे, ठीक है, किस पे, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। आपको मालूम है इंडिया में सिविल लॉ के प्रोसीजर को कौन बताता है, सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी। आपको मालूम है क्रिमिनल लॉ एक चीज होती है, एक चीज होती है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्राइम के साथ डील करता है, उसका प्रोसीजर कौन बताता है कि अरेस्ट कैसे होगा, डिस्कवरी कैसे होगी, इंस्पेक्शन कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, ये कौन बताता है, क्राइम में सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब चेंज हो गया है 1 जुलाई 2024 से, क्या आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नया लॉ आ गया है, बट चीज वही है, प्रोसीजर बताता है क्रिमिनल। उसी तरह सिविल केस अगर हो जाए तो कैसे होगा, सिविल केस हम चालू कैसे करेंगे, प्लेंट कैसे डालेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे आएगा, वगैरह वगैरह, ये कौन बताता है, सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी। सिविल केस कैसे चलेगा ये हमें बताता है सीपीसी, 1908 का लॉ है। अब इसी सीपीसी में एक सेक्शन 89 है, इसी सीपीसी में सिविल प्रोसीजर कोड में एक सेक्शन 89 है, वो हमें क्या कहता है, प्रमोट करता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, एडीआर मैकेनिज्म्स को। अब पहले नॉर्मल भाषा में समझ जाइए एडीआर भैया होता क्या है आखिर। देखिए आप कोर्ट जाएंगे, ठीक है, टाइम लगेगा क्योंकि कोर्ट का प्रोसीजर स्ट्रिक्ट होता है, टाइम लगेगा। और कोर्ट जीरो सम गेम होता है, कहने का मतलब समझो, अगर दो लोग कोर्ट में जा रहे हैं तो उनमें से एक जीतेगा तो एक हारेगा। मान लो डिस्प्यूट है कि प्रॉपर्टी किसकी है, ए कह रहा है मेरी है, बी कह रहा है मेरी है, तो अब जब ये कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट डिसाइड करेगी तो किसी एक को देगी, दूसरे को नहीं देगी, तो जीरो सम गेम हो गया। जीरो सम गेम, -1 +1 जीरो ही तो हो गए, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा, तो ओवरऑल दो सिस्टम जीरो पे रहा, समझ रहे हो। लेकिन एडीआर में क्या होता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, कि आप दोनों आपस में, ए और बी आपस में डिसाइड कर लें और मिडिल ग्राउंड पे आ जाएं, समझ रहे हो, बातचीत से बात खत्म कर लें, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। एडीआर आउट ऑफ कोर्ट मैकेनिज्म है, क्या है, कोर्ट के बाहर डिस्प्यूट को सेटल करने का मैकेनिज्म है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नाम ही पढ़िए, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेट मतलब कोई नया ऑप्शन आपके पास आ रहा है, कोई नई चीज करने का ऑप्शन आ रहा है, किस चीज को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। कोई लड़ाई हो जाए तो उसको रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब सुलटाना, मैटर सही करना, तो ऑल्टरनेट तरीका डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और किससे ऑल्टरनेट, किससे अलग, लिटिगेशन से अलग। जब आप केस करते हो किसी के ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी जुडिशियल बॉडी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको बोला जाता है लिटिगेशन। लिटिगेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, लिटिगेशन में प्रोसेस स्ट्रिक्ट होता है, लिटिगेशन इज जीरो सम गेम, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। और आपको मालूम है इंडिया में कोर्ट्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत बर्डन है, एक एक जज पे बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बहुत सारा प्रेशर है। अब हर मैटर
कोर्ट में ही जाएगा तो कोर्ट को और टाइम लगेगा। तो इसलिए इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाया गया, और जो आया सेक्शन 89 से, और ये अमेंडमेंट से आया है, सीपीसी में डाला गया है 1999 में, 1999 में ये डाला गया है। ठीक है, इतना आप समझ गए। और ये सब, ये पीडीएफ आपकी अटैच हो जाएगी, तो चिंता मत करिए। क्या क्या करने के लिए, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए डाला गया है। एमिकेबल यानी कि दोस्ती भाईचारे में बात निपट जाए। एफिशिएंट यानी कि जल्दी हो जाए काम। कॉस्ट इफेक्टिव, ज्यादा पैसा ना खर्च हो, लोग साल साल भर 10-10, 20-20 साल कोर्ट के केस चलने हैं, कितनी बार कोर्ट जाएंगे। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कराने के कुछ तरीके हैं। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन क्या होता है कि एक प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है जहां पर एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, जैसे हमारे और आपके बीच में कोई बहस हुई, हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, हम दोनों के बीच में बहस हुई कि भाई प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, या जो भी है, कोई भी बिजनेस में आपस में अक्सर कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो हम दोनों डिसाइड करेंगे किसी तीसरे बंदे को, और वो बंदा जो डिसीजन लेगा, और वो बंदा न्यूट्रल होना चाहिए, ना हमारी फेवर का होना चाहिए ना उनके फेवर का होना चाहिए, वो बंदा जो डिसीजन लेगा हम दोनों मानेंगे उस चीज को, इसी को कहते हैं आर्बिट्रेशन। सिंपल भाषा में अभी आगे और देखेंगे। कंसिलिएशन, वेयर अ पार्टीज टू अ डिस्प्यूट विद द असिस्टेंस ऑफ अ कंसिलिएटर। अच्छा, आर्बिट्रेशन कौन करता है? ये जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी हमने अपॉइंट करी, उसका क्या नाम था? आर्बिट्रेटर। अगला आ गया कंसिलिएशन। कंसिलिएशन है एक प्रोसेस जहां पर पार्टीज टू अ डिस्प्यूट विद असिस्टेंस ऑफ अ कंसिलिएटर ट्राई टू रीच एन एमिकेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एग्रीमेंट। द कंसिलिएटर डज नॉट एडजुडिकेट बट फैसिलिटेट्स द पार्टीज टू अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। अब देखिए आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में क्या अंतर है, हल्का सा अंतर है। कंसिलिएटर खुद एडजुडिकेट नहीं करता है, मतलब खुद फैसला नहीं लेता है, बस पार्टीज की मदद करता है, पार्टीज को फैसिलिटेट करता है अटेम्प्ट करने में कि डिस्प्यूट को खत्म किया जाए। जबकि आर्बिट्रेटर अपना फैसला सुनाता है, जज की तरह, जज नहीं होता लेकिन जज की तरह। मीडिएशन, अब वॉलेंट्री प्रोसेस, वॉलेंट्री अपनी मर्जी से प्रोसेस वेयर, हालांकि ये दोनों ही वॉलेंट्री हैं, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन भी, ठीक है। known as a mediator helps the disputing parties to communicate and negotiate a mutually acceptable solution. Unlike arbitration, the mediator does not make a decision but facilitates the parties to come to an agreement. मीडिएटर भी कोई डिसीजन नहीं सुना रहा है आर्बिट्रेटर की तरह, वो भी पार्टीज की मदद कर रहा है। अभी हम कंसिलिएशन और मीडिएशन में भी अंतर देख लेंगे, मेरे पास और भी आगे नोट्स हैं, अभी बस सुनते रहिए बेसिक। उसके बाद जुडिशियल सेटलमेंट। अरे भैया लोक अदालत, ठीक है, लोक अदालत देखें यहां पर लिखा हुआ है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। लोक अदालत आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू कंसिलिएटरी मेथड। दे हैव द कंपिटेंस टू सेटल अ वैरायटी ऑफ डिस्प्यूट इंक्लूडिंग मैट्रिमोनियल, सिविल, सर्टेन टाइप ऑफ क्रिमिनल मैटर। एक छोटी कोर्ट लगती है, सुनना मेरी बात, एक छोटी कोर्ट लगती है, और हमेशा नहीं लगती, लोक अदालत कभी कभी लगती है, साल में कुछ बार लगती है। लोन का कोई मैटर है, आपने किसी से फाइनेंस पे लोन लिया था किसी कंपनी से, अब नहीं चुका पा रहे हैं तो थोड़ा कम चुकाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए 50,000 उधारी थी, आप चाह रहे हैं कि 25,000 में सेटल हो जाए। ये सब काम होते हैं कहाँ? लोक अदालत में, समझ रहे हो। एमिकेबली, सस्ते में कोर्ट के बाहर ही एक छोटी कोर्ट लगा दी और उसी में काम जो है एमिकेबली आराम से डिस्प्यूट को सेटल कर लिया, ठीक है। अब देखिए, आइए ईडीआर के नोट्स पे, ये हैं क्लास नोट्स ईडीआर के। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि भाई मतलब क्या है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इज एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इन इंडिया दैट इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अस, याद क्या रखना है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इन इंडिया that is capable of providing a substitute to the conventional methods of resolving disputes. ADR offers to resolve all type of matters including civil, commercial, industrial and family etc. लेकिन जनरली आप देखेंगे कमर्शियल मैटर्स में और इंडस्ट्रियल मैटर्स में प्रेफर किया जाता है एडीआर। इनफैक्ट मान लीजिए हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कोई आपस में, हम दोनों बिजनेसमैन हैं, हम दोनों पार्टनर बनने जा रहे हैं, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, और हम उस कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख देंगे कि अगर फ्यूचर में हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई लड़ाई होती है, तो हम पहले कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले कहां जाएंगे? आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे। इसी को कहा जाता है आर्बिट्रेशन क्लॉज। क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेशन क्लॉज। आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में छोटी सी चीज लिख दी, डाल दी और कह दिया कि अगर हमारे बीच में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगा तो हम कहां जाएंगे? आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, ठीक है।
Generally, ADR uses neutral third party who helps the parties to communicate, discuss their differences, and resolve the dispute. It is a method which enables individuals and group to maintain cooperation, social order, and provides opportunity to reduce hostility. अरे भैया, हम लोग के बीच में आपस में झगड़ा ना हो, आपस में क्या ना हो, आपस में झगड़ा ना हो, हम लोग कोर्ट जाएंगे यार, केस करेंगे एक दूसरे पे, पैसा खर्च होगा, टाइम लगेगा और हमारे रिश्ते बिगड़ेंगे। समझ रहे हो? उससे अच्छा बाहर सेटल करा लेते हैं, एक तीसरे बंदे को अपॉइंट कर देते हैं। अरे भाई एक बात समझो, एडीआर समझने में तो इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट है नहीं, तुम लोग दिन भर करते रहते होगे, दो दोस्तों में लड़ाई हो जाए तो तीसरा बंदा नहीं सुलझा देता है, कोर्ट थोड़ी ले आते हो। ठीक है। ADR is also founded on such fundamental rights. Article 14 and 21 which deals with equality before law and right to life and personal liberty respectively. कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 14 एंड 21? ADR's motive is to provide socio-economic and political justice and maintain integrity in the society and enshrined in the preamble. ये सब आंसर लिखने के लिए है, ये PDF अटैच हो जाएगी, चिंता मत करिए। अब मैंने जैसा भी आपको बताया, कितने टाइप के, ये नंबर याद रखिए, कितने टाइप के होते हैं ADR? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आर्बिट्रेशन, सबसे कॉमन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट, लोक अदालत। ठीक है, जुडिशियल सेटलमेंट, लोक अदालत। आर्बिट्रेशन, both the parties involved in the dispute choose a third neutral party to hear and determine their disputes through a consensus. दोनों पार्टी जिनके बीच में झगड़ा है किसी तीसरे बंदे को अपॉइंट करेंगी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू अराइव एट अ फेयर रेजोल्यूशन थ्रू एन अनबायस्ड ट्रिब्यूनल इन लेस टाइम एंड इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, लेस टाइम के अंदर, ये वर्ड्स याद रखो, ये वर्ड्स को याद रखना। कॉस्ट इफेक्टिव, पैसा कम खर्च होगा। लेस टाइम, टाइम कम लगेगा, कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोर्ट में टाइम बहुत लगता है। ठीक है। अब आओ कंसिलिएशन पे। इन प्रोसेस ऑफ कंसिलिएशन, अच्छा आर्बिट्रेशन में जो बंदा अपॉइंट कर रही है दोनों पार्टी, उसको क्या कहोगे? आर्बिट्रेटर। और वैसे ही कंसिलिएशन में क्या कहोगे? कंसिलिएटर। अब देखो कंसिलिएशन में क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ कंसिलिएशन द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट द सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज, की पार्टीज के बीच में जो मैटर है उसको सुलटाने का फैसिलिटेट किया जाए, मदद की जाए। Parties, however, are not obliged or are not bound by the conciliation in a sense that negotiations can be carried out until the parties arrive at a mutually pleasing settlement. कंसिलिएटर ने कोई फैसला दे दिया, फैसला नहीं देता वैसे कंसिलिएटर, कंसिलिएटर ने कोई चीज बोली कि अगर आपको मैटर सुलझाना है तो ऐसा ऐसा कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आप उस बात को माने। आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होता। आर्बिट्रेशन में अगर हम दोनों ने डिसाइड किया, किसी तीसरे बंदे को डिस्प्यूट दिया और उसने कोई चीज कह दी कि ये करिए, तो उसको एनफोर्स जब किया जाएगा तो उसके बाद हम नहीं मना कर सकते कि हम नहीं करेंगे। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर ने कह दिया है, ठीक है। लेकिन कंसिलिएशन में मानना जरूरी नहीं है कंसिलिएटर की बात, उसके बाद बस आपको हेल्प करनी है। अ थर्ड पार्टी इम्पार्शियल पर्सन नोन एज कंसिलिएटर हैंडल्स द एंटायर प्रोसेस। ठीक है। He actively participates in the entire process of conciliation and is mainly involved in discussing the issues, negotiating and bringing about an amicable settlement between the parties of the dispute. ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ गया ये मीडिएशन। मीडिएटर इन्वॉल्व होता है इसमें इन असिस्टिंग द पार्टीज इन डिस्प्यूट टू रीच अ कॉमन अग्रीमेंट। द पार्टीज इन डिस्प्यूट themselves set the conditions of settlement to be reached. मीडिएशन में पार्टी अपने आप कंडीशन सेट कर रही हैं सेटलमेंट को रीच करने के लिए। थर्ड पार्टी कोई भी डिसीजन अपना इंपोज नहीं कर रही है, बट मेयरली फैसिलिटेटर का काम कर रही है। ठीक है, जैसा कंसिलिएशन में हो रहा था। बस कंसिलिएशन और मीडिएशन में अंतर क्या दिखाई दे रहा है आपको? कंसिलिएशन में बंदा जो जिसका नाम है कंसिलिएटर, वो मदद कर रहा है एक सेटलमेंट पे रीच करने की। मीडिएशन में पार्टीज ने ऑलरेडी कह दिया है कि उनको क्या करना है, वहां तक पहुंचने की मदद कर रहा है मीडिएटर। ठीक है, और ये भी कोई इंपोज नहीं कर सकता, कंसिलिएटर भी कुछ नहीं इंपोज कर सकता। ठीक है, इंपोज मतलब मनवा नहीं सकता, आप हमेशा चेंज कर सकते हैं बात को। लोक अदालत, फॉर एक्सपेडाइटिंग द सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट, लोक अदालत वर ब्रॉट अबाउट विद द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ये बात याद रखिए, ये बात हमेशा याद रखिए। क्या
अदालतों के कोर्ट्स के काम को और तेज करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए, एक्सपेडाइट करने के लिए प्रोसेस को, लोक अदालत लाए गए। किस एक्ट से लाए गए? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 से लाए गए। इन लोक अदालत डिस्प्यूट्स आर जनरली सेटल्ड इन द प्री लिटिगेशन स्टेज और द कोर्ट गिव्स डायरेक्शन टू द पार्टीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू लोक अदालत। प्री लिटिगेशन, मैंने भी बोला था ना, अगर आप एक दूसरे को कोर्ट में घसीट रहे हैं कोर्ट के किसी मैटर में, केस में, तो उसको कहा जाता है लिटिगेशन। तो प्री लिटिगेशन यानी कि कोर्ट में केस करने के पहले, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट ने ही आपको खुद कह दिया कि केस वेस मत करो, बाहर से सुलटा के आओ लोक अदालत से, तो आप ऐसे जा सकते हैं लोक अदालत। अब एडीआर से रिलेटेड सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जैसा मैंने आपको बोला, ठीक है। अच्छा, एक और बात समझिए, दूसरा एक्ट क्या है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। कोई आपसे पूछे कि बालक ये बताओ, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंडिया में किन किन केस लॉज की वजह से, किन किन सेक्शंस की वजह से आया है, किन एक्ट्स की वजह से आया है? दो जवाब होंगे आपके। एक, 1999 में सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 89 डाला गया, 1999 89 ऐसे याद रखो। 1999 में सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन नंबर 89 डाला गया। दूसरा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, जिसमें क्या बताया गया है? लोक अदालत बताई गई है। सुनिए, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन आपका सेक्शन 89 और लोक अदालत लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, डिस्कस सेक्शन 89 सीपीसी एज अ सोर्स ऑफ एडीआर सिस्टम। आपको मालूम है वेरियस मेथड्स ऑफ एडीआर हैव गॉट देयर सैंक्टिटी इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी Amendment Act 1999 provided for settlement of disputes outside the courts, and additionally they inserted rules 1A, 1B, 1C to Rule 1 of Order 10 to the code. Section 89 mainly confers the jurisdiction on the court to refer a dispute to an ADR method, whereas Rules 1 to C of Order 10 lay down the way in which The jurisdiction is to be exercised by the court. क्या लिखा है अभी समझाता हूं। सेक्शन 89 कहता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट यानी कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन या मीडिएशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने के लिए कहता है आपसे। एक बात समझिए, सीपीसी में सेक्शंस भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं, और उन ऑर्डर के अंदर रूल्स हैं। पता है सीपीसी कैसी है? अगर कभी देखेंगे तो पहले 156 सेक्शंस हैं। सेक्शन कौन चेंज कर सकता है सीपीसी के? केवल पार्लियामेंट। उसके बाद 51 ऑर्डर हैं, उन ऑर्डर्स के अंदर कई रूल्स हैं। तो ऑर्डर 10 में रूल 1A से लेकर के 1C तक, 1A, 1B, 1C तक ऐड किए गए। क्या बताते हैं ये रूल सर? ये रूल हमें बताते हैं कि आर्बिट्रेशन कैसे होगा। इसके अलावा हमारे पास आर्बिट्रेशन का एक्ट भी है अलग से, लेकिन ये सीपीसी की बात है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि भैया सेक्शन 89 हमें क्या देता है? सेक्शन 89 हमें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स देता है, और उसके अलावा ऑर्डर 10 रूल 1A, 1B, 1C में क्या है? प्रोसीजर, तरीका कैसे होगा, ठीक है। केवल कह देने से कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करो तो हो नहीं जाएगा ना। जैसे आईपीसी आपको मालूम है, इंडियन पीनल कोड, उसमें क्राइम डिफाइंड होता है, हालांकि अब चेंज हो गई है, भारतीय न्याय संहिता हो गई है, बीएनएस। उसमें क्या डिफाइंड होता है? उसमें क्राइम डिफाइंड हैं अलग अलग टाइप के। चोरी क्या है, थेफ्ट, फिर क्या कहते हैं, रॉबरी क्या है, डकैती क्या है, ये सब डिफाइंड है। अरे भाई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, वो अलग जगह डिफाइन करोगे ना, सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। वैसे ही सेक्शन 89 में सीपीसी के केवल क्या बोला कि एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पहले करें पार्टीज, पर कैसे करेंगी पार्टीज, प्रोसीजर क्या है, वो कहां दिया हुआ है? ऑर्डर 10 रूल 1A, 1B, 1C, याद रखिएगा, ठीक है। According to the provision of this section, the court explains alternatives concerning ADR method to the parties and permits them to take method by consensus, and if there is no consensus, proceeds to choose the method, ठीक है। Section 89 of CPC provides for settlement of disputes outside the court and makes a provision that once it seems to the court that there exists component of settlement,
which can be acceptable to the parties, the court shall formulate the terms of settlement and provide them to the parties for observations. And when receiving the observations of parties, the court could develop the terms of a doable settlement and refer to the arbitration, conciliation, judicial settlement together with settlement through लोक अदालत और मीडिएशन. क्या लिखा हुआ है इस पूरी लाइन में, मैं आपको समझाता हूं. आप सबमिट करोगे कोर्ट को एडीआर के लिए, ठीक है, और कोर्ट को जब ये लगा कि कोई सेटलमेंट हो सकता है कोर्ट के बाहर भी और पार्टीज तैयार हैं, तो कोर्ट क्या करेगी, फॉर्मुलेट करेगी टर्म ऑफ सेटलमेंट कि कैसे होगा सेटलमेंट, और पार्टीज को दे देगी. फिर पार्टी चली जाएंगी, सिंपल है, ठीक है, करा लाएंगे सेटलमेंट बाहर. अब देखिए, वेयर अ डिस्प्यूट हैज बीन रेफर्ड ए फॉर आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन, द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 शैल अप्लाई एज इफ प्रोसीडिंग्स फॉर आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन वर रेफर्ड फॉर सेटलमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट. क्या कहा गया, बहुत ध्यान से समझिए. सेक्शन 89 में हम गए, कोर्ट ने कहा कि आपको, हमें ऐसा लग रहा है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कराना चाहिए. ओके, पार्टीज को बोला कि कराइए. अगर पार्टीज डिसाइड करती हैं क्या, नंबर 1 आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन कराना, तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन कैसे होगा, पूरा प्रोसीजर ना भी बोला ना मैंने, 1996 का एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग होगा. और ऐसा माना जाएगा कि पार्टीज ओरिजिनली उसी कोर्ट, उसी एक्ट के अंदर गई थी कोर्ट में, सीपीसी के अंडर नहीं गई थी. अगला, अगर पार्टीज को लोक अदालत जाना है, यह अलग तरीका है, और एडीआर का, ये सब एडीआर के तरीके हैं. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन कराना है तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में जाओ 1996. अगला, लोक अदालत के थ्रू कराना है एडीआर, तो कहां जाओ, द कोर्ट शैल रेफर द सेम टू द लोक अदालत इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987. यानी कि लोक अदालत वाला जो पूरा गेम है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 सेक्शन 20 क्लॉज 1, ठीक है. और जुडिशियल सेटलमेंट के लिए कराना है, तीसरा तरीका, द कोर्ट शैल रेफर द सेम टू सुटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन एंड सच इंस्टीट्यूशन और पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी अ लोक अदालत एंड ऑल प्रोविजंस ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 शैल अप्लाई एज इफ द डिस्प्यूट वर रेफर्ड. अगर मीडिएशन कराना है तब भी कौन सा एक्ट लग रहा है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987. और मीडिएशन कौन करा रहा है, मीडिएशन कौन करा रहा है, यानी कि मीडिएटर कौन प्रोवाइड करेगा, लोक अदालत, क्योंकि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर जा रहे हैं ना, और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर ही तो लोक अदालत है, ठीक है. आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन एक्ट, लोक अदालत लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, मीडिएशन लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, जुडिशियल सेटलमेंट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, ठीक है. सबसे पहले आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन किसके अंडर, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1986. अगला जुडिशियल सेटलमेंट, फिर वही लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987. मीडिएशन, फिर वही, द कोर्ट शैल इफेक्ट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज एंड फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी डिस्क्राइब्ड. जो भी प्रोसेस डिस्क्राइब किया जाए वो मानना पड़ेगा, ठीक है. अब नीचे बढ़ते हैं. बेनिफिट्स क्या क्या हैं एडीआर के, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, वाह क्या बात है. क्यों फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि तुमको स्ट्रिक्ट रूल नहीं फॉलो करने पड़ रहे कोर्ट के. कोर्ट में जाते तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोर्ट में एविडेंस एक्ट चलता है, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्या एविडेंस दिया जा सकता है, कितना दिया जा सकता है, ये सब वहां डिसाइडेड है. सेलेक्ट योर ओन आर्बिट्रेटर एंड और मीडिएटर, अपना मीडिएटर या अपना खुद का आर्बिट्रेटर चूज करिए, ठीक है. और भैया एक बात बताइए, डिस्प्यूट जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, उनमें कुछ एक्सपर्ट नॉलेज आपको इकोनॉमिक्स की, फाइनेंस की, अकाउंट्स की, इसकी भी तो चाहिए होगी, समझ रहे हैं. तो क्या हो सकता है कि आप एक एक्सपर्टीज वाला बंदा, हु हैज एक्सपर्टीज इन द सब्सटेंटिव फील्ड इन्वॉल्व्ड इन द डिस्प्यूट, ऐसे बंदे को चूज कर सकते हैं आप. अगला, एक्सपेंसेस आर रिड्यूस्ड, खर्चा कम हो जाता है. अरे भाई क्योंकि टाइम कम लगेगा, खर्चा कम लगेगा. ये दोनों पॉइंट एक साथ याद कर लो, एक्सपेंसेस आर रिड्यूस्ड और एडीआर इज स्पीडी. अरे स्पीडी है तभी तो खर्चा कम लग रहा है, तो ये पॉइंट एक साथ जोड़ के याद कर लिए. और स्पीडी क्यों है, क्योंकि स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं फॉलो करना पड़ता, क्योंकि फ्लेक्सिबल भी है. तो देखो तीनों पॉइंट रिलेटेड हैं, है ना. द रिजल्ट्स कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है,
ठीक है, इंफॉर्मेशन जो भी आर्बिट्रेशन और नेगोशिएशन के समय चलेगी वो लेटर लिटिगेशन में नहीं यूज की जाएगी, मतलब उसको प्राइवेट किया जा सकता है। सुनिए क्या लिखा हुआ, समझिए। द पार्टीज कैन अग्री दैट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड ड्यूरिंग नेगोशिएशंस और आर्बिट्रेशन हियरिंग्स cannot be used later even if litigation ensues and the final outcome can also be made private। क्या कहा गया सुनिए, हम दोनों ने केस किया, केस नहीं किया, हम दोनों ने आर्बिट्रेटर चूज किया, आर्बिट्रेशन के लिए गए, आर्बिट्रेटर ने अपना वो अवार्ड सुनाया। आर्बिट्रेटर जजमेंट नहीं देता, क्या कहते हैं उसको, अवार्ड कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। आर्बिट्रेटर ने अवार्ड सुनाया, हमें नहीं पसंद आया, हमने कहा यार आर्बिट्रेशन मज़ा नहीं आया, अब हम केस ही करेंगे तुम्हारे ऊपर, कोर्ट ही जाएंगे। तो गए आप कोर्ट, लिटिगेशन के लिए गए। अब समझिए बात को, कोर्ट में कोई भी वो बात नहीं डिस्क्लोज की जाएगी जो एडीआर के समय हमने करी थी। हम उसको सीक्रेट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल कर सकते हैं, समझ रहे हो। लिटिगेशन के समय वो सब बातें नहीं करी जाएंगी, अगर हमने मना कर दिया है करने से, प्राइवेट रखी जाएंगी जो हमने एडीआर कराते समय करी थी। ये एक एडवांटेज होता है। अगला, पार्टी का पार्टिसिपेशन, एडीआर परमिट करता है ज्यादा पार्टिसिपेशन, ठीक है। फॉस्टर्स कोऑपरेशन, कोऑपरेशन भाईचारा, मिल बांट के मैटर खत्म करो यार, क्यों कोर्ट ले जाना, है ना। एमिकेबल डिस्प्यूट सेटलमेंट, ठीक है। अगला, ये पीडीएफ अटैच हो जाएगी तो पढ़ लीजिएगा। लेस स्ट्रेस, एडीआर इज ऑफन लेस स्ट्रेसफुल देन एक्सपेंसिव एंड लेंदी लिटिगेशन, ठीक है। अब कौन कौन से डिस्प्यूट आ सकते हैं भैया एडीआर के अंदर, फैमिली डिस्प्यूट आ सकते हैं, डाइवोर्स और सेपरेशन का डिस्प्यूट, इनहेरिटेंस, किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, एल्डर केयर, बड़े बूढ़े माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा, फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप, फैमिली का बिजनेस है कितना कितना शेयर होगा, एक्सटेंडेड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, दूर के फैमिली में बहस हो गई कुछ, डाइवोर्स्ड पेरेंट्स कन्फ्लिक्टिंग ओवर केयर एंड डिसिप्लिन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, डाइवोर्स ही हो चुके हैं दोनों माँ बाप तो। फिर कमर्शियल डिस्प्यूट, इसमें सबसे ज्यादा जाता है। कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट इंक्लूडिंग ब्रीचेस एंड लैक ऑफ डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, तब जा सकते हैं, यहां पर आराम से जा सकते हैं। उसके अलावा डिस्प्यूट बिटवीन द शेयर होल्डर, डायरेक्टर एंड अदर रैंकिंग बिजनेस एंटिटीज, प्रोफेशनल एंड कमर्शियल नेग्लिजेंस, लापरवाही, प्रोफेशनल या कमर्शियल लापरवाही हुई किसी केस में, कंस्ट्रक्शन को लेकर डिस्प्यूट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल बिल्डिंग एंड रेगुलेटरी इश्यूज, पार्टनरशिप हमने खोली उसमें डिस्प्यूट, रेप्यूटेशन मैनेजमेंट इंक्लूडिंग काउंटर सूट्स, डेफेमेशन, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ब्रीच, पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तुमने मेरा सामान बिना किसी लाइसेंस के चोरी किया, कॉपी किया, हमारे बीच में डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इकोनॉमिक हो सकता है, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वेजेस, फैक्ट्री वालों ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया कि उनको सैलरी बढ़ा के मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही, उसके लिए। नॉन इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स जैसे रिलेटिंग टू इल ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कमैन की भाई कंडीशन बड़ी खराब है काम करने की तुम्हारी इंडस्ट्री में, तब भी हो सकता है। आगे आओ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसकी है, डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, 2 बार कर दिया गया, ठीक है। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन बिल्डर्स एंड बायर्स, बिल्डर और बायर, जो खरीदार है और जिसने बनाई है बिल्डिंग, उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट, हमने प्रॉपर्टी ली है उसका डिस्प्यूट हो जाए, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आइए, चैलेंजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं एडीआर के। कोई गारंटीड रेजोल्यूशन नहीं है, देखिए कोर्ट का फैसला तो फाइनल होता है, मतलब अपील कर सकते हैं आप, लेकिन वो अपने आप में फाइनल ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन आर्बिट्रेशन के अलावा जो एडीआर के प्रोसेसेस हैं वो हमेशा रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। आर्बिट्रेशन में तो चलिए चले जाते हैं, बाकी में नहीं जाते जनरली। आर्बिट्रेशन डिसीजंस आर फाइनल with few exceptions the decision of a neutral arbitrator cannot be appealed, unlike decision of court that can be appealed to an appellate court for a variety of legal ground। जैसा मैंने आपको बताया, आर्बिट्रेटर आपने चूज किया और उस आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दे दिया, वो अवार्ड एक बार अगर एनफोर्स हो गया तो उसके बाद आप उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। कोर्ट के फैसले को तो फिर भी अपील कर सकते हो, तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है, ठीक है। लिमिटेशन, अच्छा सुनो, कंफ्यूज मत होना,
यहां पर मैंने कहा कि कोई गारंटीड रेजोल्यूशन नहीं है, कोर्ट का फैसला फाइनल होता है, और यहां मैं कह रहा हूं कि कोर्ट के फैसले से जायज। देखो, समझो बात को। ये जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि कोई गारंटीड रेजोल्यूशन नहीं है कि हमारा मैटर सुलट ही जाए, मामला सॉल्व ही हो जाए, इसकी गारंटी नहीं है एडीआर में। कोर्ट में तो है, आपको वो सोल्यूशन पसंद ना आए तब आप अपील कर सकते हो, लेकिन मैटर सॉल्व ही ना हो ऐसा हो सकता है एडीआर में, बहसी करते रह जाएं लोग, माने ही ना मीडिएटर या कंसिलिएटर की बात। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आर्बिट्रेशन के जो मैटर होते हैं उनमें फैसला फाइनल हो जाता है, आप अपील नहीं कर सकते आर्बिट्रेटर के फैसले को। हाँ, लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप जा सकते हैं, तो ये आपके पास फ्रीडम है। लिमिटेशन, arbitration award, arbitrators cannot issue orders compelling one party to do something or refrain from doing something, also known as injunction. Also they can only resolve disputes involving money, hence they have certain limitation। ठीक है, लिमिटेशन होती है आर्बिट्रेशन के ऊपर कि वो अवार्ड कितना दे सकता है, कितना जजमेंट दे सकता है। ठीक है, फी फॉर द न्यूट्रल, अनलाइक जज हु चार्जेस नो फी फॉर दिस सर्विसेज। जज आपसे कोई कुछ लेता थोड़ी है, आपका डिस्प्यूट सॉल्व करने की सैलरी थोड़ी देते हैं आप, वो तो सरकार देती है उसको। जज और जो कोर्ट में पैसा लगता भी है वो वकीलों को देते हैं आप, या फिर पेपर वर्क करने में। जज को आप पैसा नहीं देते, जबकि आर्बिट्रेटर को पैसा देना पड़ता है आपको। न्यूट्रल आदमी अपॉइंट करोगे तो पैसा तो देना पड़ेगा। ठीक है, may have no choice. Many lease agreements, employment and other contracts certain mandatory arbitration provisions, and hence most states also compel arbitration at the request of any party unless both parties waive arbitration। ऐसा होने लगा है अब कि लीज, समझते हो ना, लीज, लीज पे दे देना जमीन को। हमने अपनी जमीन गिरवी दे दी किसी और को, रेंट पे दे दी किसी काम के लिए। अब ऐसा होने लगा है कि उन सब में आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है। ऐसा मैंने आपको कहा, अगर फ्यूचर में हमारे बीच में डिस्प्यूट हो जाए लीज को लेके कि ये लीज हमारे पास कब तक रहेगी, कितना पैसा है, इसके बीच में लेसर और लेसी के बीच में डिस्प्यूट हो जाए। लेसर कौन है? जो अपनी ज़मीन देता है यूज़ के लिए। लेसी कौन है? जो ज़मीन लेता है यूज़ के लिए। मैं अपनी ज़मीन 2 महीने के लिए तुम्हें दे रहा हूँ खेती करने के लिए, तुम मुझे 50,000 रुपये महीना दोगे, तो 1 लाख रुपये 2 महीने का दोगे। ये हो गया अग्रीमेंट। आगे चल के हमारे बीच में कोई बहस हो गई तो ऐसा होने लगा है कि लीज के एग्रीमेंट में पहले से, और लीज और 2-3 और टाइप के चीजों में पहले से आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया जाता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको आर्बिट्रेशन के लिए जाना ही पड़ेगा। नॉन बाइंडिंग आर्बिट्रेशन, समटाइम्स द कोर्ट में ऑर्डर नॉन बाइंडिंग और जुडिशियल आर्बिट्रेशन। दिस मीन्स दैट इफ अ पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर दे कैन फाइल अ रिक्वेस्ट फॉर ट्रायल विद द कोर्ट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आफ्टर द आर्बिट्रेशन अवार्ड। कभी कभी कोर्ट क्या कह देती है कि ये जो आर्बिट्रेशन के लिए मैं तुम्हें भेज रही हूं ये बाइंडिंग नहीं होगा। मतलब कि आर्बिट्रेटर ने अपना अवार्ड सुना दिया, तुमको ये ऑप्शन दे दिया कोर्ट ने कि मत मानो उसकी बात, अरे तो पर्पज ही डिफीट हो गया तब तो आर्बिट्रेशन का। तब मतलब क्या हो गया आर्बिट्रेशन का, समझ रहे हो? अगला, वॉट डू यू मीन बाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट? भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का क्या मतलब है? When parties to the dispute enter into an agreement on any claim without having a judgment is a case known as out of court settlement. Best ways to record an out of court settlement is to enter into an agreement that is binding on both parties detailing the terms of settlement. The most common way to reach the solution in a dispute without having to go to court is alternate dispute resolution. ये बात याद रखिएगा, सबसे कॉमन तरीका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का सोल्यूशन पाने के लिए, किसी सोल्यूशन को रीच करने के लिए क्या है? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। It has been witnessed that the disputes are now settled by alternative means such as arbitration, conciliation, and mediation, especially in the field of trade and commerce. However, ADR is not an alternative to the formal judicial system, but it is only a supplement to it. The main objective of opting these methods are to render economic and speedy disposal of dispute. ये बात, ये लास्ट लाइन ये कहती है कि ये बात याद रखने वाली है कि ADR जो है, यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, ये सब्सटीट्यूट नहीं है कोर्ट जाने का, कि लोग कोर्ट जाना बंद कर दें ADR पे जाने लगे, नहीं। बस फैसिलिटेट करने का तरीका है चीजों को, और हल्का कोर्ट के ऊपर से बर्डन कम करने का तरीका है, आपके लिए भी इजी प्रोसेस बनाने का तरीका है। अरे भाई कोई सीरियस मैटर हो जाए, मर्डर हो जाए, तब थोड़ी कोई कह रहा है कि ADR के लिए जाओ, जाओ मर्डरर से आपस में वो डिस्कशन कर लो, आपस में पैसा लेके, ये थोड़ी कोई कह रहा है।
मर्डर के डिस्प्यूट तो हमेशा कोर्ट ही जाएंगे, सीरियस मैटर है वो। लेकिन कई ऐसे मैटर होते हैं ना जो बाहर किए जा सकते हैं, वही है। ठीक है, वॉट इज द वे फॉरवर्ड फॉर मेकिंग द एडीआर मैकेनिज्म बेटर? ईडीआर के मैकेनिज्म को बेटर करने के और क्या तरीके हो सकते हैं? अभी हमने देखे सारे नेगेटिव्स। ठीक है, 129th लॉ कमीशन रिपोर्ट और मलिमट कमेटी ने रिकमेंड किया था कि मैंडेटरी कर दिया जाए कोर्ट को रेफर करना थ्रू डिस्प्यूट थ्रू एडीआर रादर देन लिटिगेशन। देखिए 129th लॉ कमीशन की रिपोर्ट, लॉ कमीशन रिपोर्ट बनाती रहती है बेटरमेंट के लिए लीगल सिस्टम के इंडिया के। उसने ये कहा था कि कोर्ट्स को बोला जाए, कोर्ट्स को ये बोला जाए कि आप मैंडेटोरिली, जबरदस्ती, कंपल्सरली पार्टीज को बोला करें कि पहले कोर्ट मत आओ, पहले कहां जाओ, एडीआर के लिए जाओ। अगर एडीआर में बात ना बने तब कोर्ट आओ। तो वे फॉरवर्ड क्या है? एक्सटेंसिव ट्रेनिंग शुड बी इम्पार्टेड टू द प्रॉमिसिंग फैसिलिटेटर, मीडिएटर, कंसिलिएटर इन एडीआर प्रोसेस। जो भी फैसिलिटेटर है, मीडिएटर है, कंसिलिएटर है, उसकी ट्रेनिंग अच्छी हो। जुडिशियल ऑफिसर मस्ट बी ट्रेन टू आइडेंटिफाई केसेस दैट कैन बी रेफर्ड टू एडीआर। देखिए जुडिशियल ऑफिसर मतलब जज, जज की ट्रेनिंग हो ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये मैटर जो है एडीआर में भेजना चाहिए। समझ में भी तो आए। सेटिंग अप मीडिएशन सेंटर, मीडिएशन सेंटर और सेटअप किया जाए। अवार्ड ऑफ एडीआर शुड बी मेड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड नो अपील टू द कोर्ट शुड बी अलाउड एक्सेप्ट अंडर सर्टेन फ्यू केसेस। सुनिए, अरे भाई हमने अगर तीसरा बंदा अपॉइंट कर दिया आर्बिट्रेटर, उसने कोई अवार्ड सुना दिया, अब आप उसकी बात ही ना माने तो मतलब क्या रह गया? हम दोनों ने कोई बंदा डिसाइड किया कि ये हमारा आर्बिट्रेटर होगा, ये हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करेगा, वो डिस्प्यूट सॉल्व करने का सोल्यूशन दे और आप माने ही ना उसकी बात, तो अवार्ड आप मानेंगे ही नहीं, तो आर्बिट्रेशन का फायदा क्या होगा? तो ये कहा जा रहा है कि अवार्ड को ऐसा किया जाए कि पार्टीज को मानना ही पड़े। इट शुड बी मेड बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब बांध देना, मानना ही पड़े ऑन द पार्टीज। ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस, फ्यू कुछ केसेस छोड़े हैं जिनमें अपील की जा सकती है। मान लीजिए आर्बिट्रेटर ही फ्रॉडस्टर निकला, खराब निकला, उसने फैसला ही ऐसा दिया। ठीक है, अच्छा, एडीआर लिटरेसी प्रोग्राम शुड बी डन टू स्प्रेड मोर अवेयरनेस। एडीआर के लिटरेसी प्रोग्राम होने चाहिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपकी एग्जाम के लिए जो है रेडी किया जा रहा है आपको। बस वीडियो देखते रहिए, आखिर में अपनी ये रिवाइज कर लीजिए। अब आइए मीडिएशन और कंसिलिएशन पे। कंसिलिएशन, conciliation is a process in which dispute resolution practitioner assists the parties to a dispute to come to a settlement। क्या वर्ड क्या याद रखना है? assist the parties to a dispute। assist मदद कर रहे हैं पार्टीज की डिस्प्यूट में किसी सेटलमेंट पे अराइव करने के लिए। he assists the parties to generate ideas and options possible for settlement। सोचिए, ऑप्शंस डिसाइड करिए। conciliation is an informal process in which the conciliator tries to bring the dispute to an डिस्प्यूटेंट्स टू एन अग्रीमेंट। एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, जैसा जानते हैं आप, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का एक तरीका है जिसमें इनफॉर्मली मदद की जा रही है जो डिस्प्यूटेंट्स हैं, जिनके बीच में बहस है, कि वो एक अग्रीमेंट पे आ जाएं। He does this by lowering tension, improving communication, lowering tension, improving communication, interpreting issues, providing technical assistance, exploring potential solutions and bringing about a negotiable settlement। 6 चीजें बताई अभी। आपस में टेंशन कम करेगा, लोगों के बातचीत करने में उनके आसानी करेगा। ठीक है, जो पोटेंशियल सोल्यूशन हो सकते हैं वो ढूंढेगा कंसिलिएटर। रोल क्या है कंसिलिएटर का? कंसिलिएटर थर्ड पार्टी, अभी बता दिया। हाँ, जनरली देयर इज वन कंसिलिएटर, जनरली एक कंसिलिएटर होता है फॉर द सेटलमेंट, बट देयर कैन बी मोर देन वन कंसिलिएटर इफ द पार्टीज हैज रिक्वेस्टेड फॉर द सेम। अगर पार्टीज रिक्वेस्ट करें तो एक से ज्यादा कंसिलिएटर चूज किए जा सकते हैं, जनरली एक होता है। ठीक है, he is also called as an administrative judge who has received training on conciliation and how it works। section 64 deals with the appointment of कंसिलिएटर। सेक्शन 64 किसका? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का सेक्शन 64 अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर। अपॉइंट कैसे करेंगे कंसिलिएटर को ये बताता है। फिर सेक्शन 67 बताता है रोल क्या है कंसिलिएटर का, क्या क्या काम करेगा कंसिलिएटर। कंसिलिएटर असिस्ट करता है पार्टीज की इंडिपेंडेंट और इंपार्शियल मैनर में, अभी हम जान चुके हैं। कंसिलिएटर गाइड की तरह होता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बताने का नहीं है। ठीक है, सैंक्टिटी ऑफ सेटलमेंट अग्रीमेंट अंडर कंसिलिएशन। सैंक्टिटी क्या है, उसकी महत्वता क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है,
क्या कितना इंपॉर्टेंट है? सेटलमेंट एग्रीमेंट जो कंसिलिएशन के अंदर बना, जो हमने सेटलमेंट, जो हमने सॉल्यूशन निकाला, वो कितना मानना पड़ेगा, उसकी कितनी सैंक्टिटी है, क्या मानना पड़ेगा पार्टीज को या नहीं मानना पड़ेगा? सेटलमेंट प्रोसेस टेक्स प्लेस अंडर सेक्शन 73 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। मैंने आपको बताया ना, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन किस एक्ट से गवर्न होते हैं? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। वहीं पर जुडिशियल सेटलमेंट और लोक अदालत किससे गवर्न होता है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, याद रखिएगा। जनरली डिसीजन ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग इज नॉट बाइंडिंग, मानना जरूरी नहीं है कंसिलिएशन की चीजों को। और यही मैं कहूं आर्बिट्रेटर के अवार्ड को मानना तो वो जरूरी है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। बट इफ द पार्टीज रिजॉर्ट टू सेटलमेंट ऑफ अवार्ड अंडर दिस सेक्शन, देन द सेटलमेंट एग्रीमेंट बिकम्स बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। लेकिन सुनिए, आर्बिट्रेशन के डिसीजन को मानना तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पार्टीज क्या करती हैं, रिजॉर्ट टू सेटलमेंट ऑफ अवार्ड अंडर दिस सेक्शन, अगर सेक्शन 73 के अंदर वो ये डिसाइड करती हैं कि वो कंसिलिएशन के अवार्ड को मानेंगी, तब अगर पार्टीज ने डिसाइड कर लिया कि मानेंगी, तब वो पीछे नहीं हट सकती, अब वो बाइंडिंग हो गया। एज पर सेक्शन 74 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, settlement agreement drawn under section 73 is kept in par with arbitral award in the arbitral proceeding under section 30 of the act and is binding। क्या कहा गया, सुना आपने? सुनिए, सेक्शन 74 जो है आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट का, अगर सेक्शन 73 के अंदर का जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है वो उसको एकदम ऑन पार रखता है आर्बिट्रल अवार्ड के। सुनिए, हमने क्या कहा, कंसिलिएशन के सेटलमेंट को मानना क्या जरूरी है? आपका जवाब क्या होगा? सर नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पार्टीज चाहें तो ना माने। लेकिन अगर पार्टीज चाह रही हैं कि वो माने, उन्होंने अगर ऐसा कह दिया कि वो मानेंगी, अगर उन्होंने ऐसा कह दिया कि वो मानेंगी और सेटलमेंट एग्रीमेंट बन गया, अग्रीमेंट सेटलमेंट का, कंसिलिएशन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद सेटलमेंट का अग्रीमेंट बन गया, अब सेटलमेंट के अग्रीमेंट को नहीं मानना पड़ेगा। पहले आप सेटलमेंट के डिसीजन को नहीं मान रहे थे, कंसिलिएशन के डिसीजन को, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आपने मान लिया और अग्रीमेंट बन गया, तो अब ये पता है सेटलमेंट एग्रीमेंट कैसी चीज हो गई? आर्बिट्रल अवार्ड जैसी चीज हो गई। और मैंने आपको बताया है आर्बिट्रल अवार्ड मानना पड़ता है पार्टीज को, कुछ एक्सेप्शन हैं जिनमें नहीं मानना पड़ता, लेकिन जनरली क्या है, मानना पड़ता है। उसी तरह कंसिलिएशन के सेटलमेंट एग्रीमेंट को भी आर्बिट्रल अवार्ड की ही तरह मानना पड़ेगा, ठीक है। In the case of हरेश दयाराम ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेटलमेंट अग्रीमेंट अंडर 73 ऑफ द एक्ट कैन बी गिवन लीगल sanctity of arbitral award under section 74 of the act only when both parties sign the settlement agreement। दोनों पार्टीज ने साइन कर दिया सेटलमेंट एग्रीमेंट में जो कंसिलिएशन के बाद बना, अब वो क्या बन जाएगा, कैसा बन जाएगा? आर्बिट्रल अवार्ड जैसा बन जाएगा। और आर्बिट्रल अवार्ड को तो मानना ही पड़ता है, वो तो बाइंडिंग होता है, ठीक है। और ये बात किसमें कही गई? हरेश दयाराम ठाकुर के केस में कही गई, ठीक है। Therefore, section 73 and 74 gives legal sanctity to conciliation like that of any arbitral award। जैसे आर्बिट्रल अवार्ड होता है वैसे ही सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है, ये हमें सेक्शन 73 और 74 ने बता दिया। अब कंपैरिजन टेबल है, ठीक है, कंपैरिजन टेबल है, ये पढ़ लीजिएगा। आर्बिट्रेटर और कंसिलिएटर के बीच में कुछ ऐसा बताने का ही नहीं, सब तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये सब तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हाँ, अब ये देखिए टाइप्स ऑफ कंसिलिएशन। एक होता है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से, पार्टीज वॉलेंट्री चूज टू रेफर द डिस्प्यूट टू कंसिलिएशन विदाउट कंपल्शन ऑफ लॉ। लॉ ने नहीं कहा कि कंपल्सन की कंसिलिएशन के ले जाओ, लेकिन वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो कंपलसरी क्या हुआ? जहां पर लॉ नहीं लिखा हुआ, लॉ नहीं कह दिया कि कंसिलिएशन करना पड़ेगा इस मैटर में। कंसिलिएशन अंडर वेरियस लॉज कैन बी लाइक इन हिंदू मैरिज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ग्राम न्यायालय एक्ट। क्या कहा जा रहा है? कंसिलिएटर्स अंडर वेरियस लॉज कैन बी लाइक इन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कंसिलिएशन की बात की गई है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कंसिलिएशन की बात की गई है, ग्राम न्यायालय एक्ट के अंदर कंसिलिएशन की बात की गई है, ठीक है, कंसिलिएटर्स की बात की गई है, सॉरी, ठीक है। आप समझ गए अब कंसिलिएशन क्या है। कीवर्ड जो आपको याद रखना है कि कंसिलिएशन का डिसीजन, कंसिलिएटर की बात मानना बाइंडिंग नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बन गया और पार्टीज ने
साइन कर दिया, तब वो कैसा बन जाएगा, आर्बिट्रल अवार्ड जैसा बन जाएगा। हरीश दयाराम के केस में कहा गया, और एक बार वैसा बन गया तब तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आइए किस पे, कंसिलिएशन हो गया, अब आइए मीडिएशन पे। मीडिएशन छोटा है। मीडिएशन भैया क्या तरीका है, नॉन बाइंडिंग तरीका है ना, मानना जरूरी नहीं है। इन्वॉल्विंग अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, यहां पर भी आर्बिट्रेशन में भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी, कंसिलिएशन में भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी, और मीडिएशन में भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी। आर्बिट्रेशन में कहते हो आर्बिट्रेटर, कंसिलिएशन में कहते हो कंसिलिएटर, मीडिएशन में कहते हो मीडिएटर। ठीक है, इट इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस। हमने क्या देखा था, कंसिलिएशन जो होता है वो वॉलेंट्री भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है, लेकिन ये जो होता है मीडिएशन, ये वॉलेंट्री प्रोसेस ही होता है जहां पर डिस्प्यूटेंट्स जो हैं, जिनके बीच में झगड़ा है, वो ज्वाइन कर लेते हैं, हैंड्स आपस में आ जाते हैं। किस लिए आपस में आ जाते हैं, ताकि वो डिस्प्यूट को सेटल कर सकें, दोस्ती में खत्म कर सकें मैटर को। The process of mediation is completely dependent upon the mediator, who is the guardian of the process, and it is the mediator who has to ensure that parties maintain complete confidence in the proceeding. जो पूरा का पूरा जिम्मेदारी है वो मीडिएटर का होता है करने का। ठीक है, पूरा उसके पास फ्रीडम भी है कि मीडिएशन कैसे कराना है वो डिसाइड करे। कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन की तो कई चीजें डिफाइंड हैं एक्ट में, लिखा हुआ है कैसे होगा, तो उनके पास इतनी ऑप्शन नहीं होती। मीडिएटर अपने हिसाब से कर सकता है काम। Mediator shall attempt to facilitate voluntary resolution of the dispute by parties and communicate the view of each party to the other. Assist them in identifying issues, reducing misunderstandings, clarifying priorities, exploring areas of compromise, and generating options in an attempt to solve the dispute. Emphasizing that it is the responsibility of the parties to take decisions which affect them, he shall not impose any terms of settlement on the parties. वो parties के ऊपर कुछ अपनी वो नहीं थोपेगा, parties को नहीं बोलेगा कि आपको क्या करना है, वो बस parties की मदद करेगा। ठीक है, मीडिएशन कंपेयर टू कंसिलिएशन इज फर्दर लेस फॉर्मल। देखिए, राइट टू लेफ्ट जाइए, सबसे ज्यादा फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल जिसमें रूल मानने पड़े, लिटिगेशन। कोर्ट के अंदर जो होता है टाइम लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है। लिटिगेशन उससे कम आसान, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे चलिए, उससे कम आसान क्या होता है, आर्बिट्रेशन। कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, अपने हिसाब से बंदा चूज करिए, अपना काम करा लीजिए। आर्बिट्रेशन से भी कम आसान क्या, आर्बिट्रेशन से भी कम प्रोसीजरल कौन होता है, आर्बिट्रेशन से भी ज्यादा इजी कौन होता है, कंसिलिएशन। कंसिलिएशन से भी ज्यादा इजी, सबसे फ्लूइड, सबसे स्मूथ क्या होता है, मीडिएशन। ठीक है, सबसे लेफ्ट में सबसे ज्यादा लेस फॉर्मल होता है नेचर में, टू एन एक्सटेंट दैट देयर इज नो लॉ, कोई लॉ ही नहीं है जो मीडिएशन को गवर्न करता हो। Parties shall be made to understand that the mediator only facilitates in arriving at a decision to resolve a dispute, and that he will not and cannot impose any settlement, or does the mediator give any warranty assurance that the mediation will result in a settlement. अब समझ रहे हैं मीडिएशन और कंसिलिएशन में क्या अंतर है। कंसिलिएशन का तो फिर भी लॉ है, कंसिलिएशन में तो फिर भी सेटलमेंट हो जाए, साइन करते हैं पार्टीज तो मानना पड़ता है, लेकिन मीडिएशन में कोई लॉ ही नहीं है, और मीडिएशन में मीडिएटर कोई सोल्यूशन नहीं देता है। ठीक है, मीडिएटर केवल मदद करता है आपकी सोल्यूशन पे आने के लिए। ठीक है, ये एसेंस पॉइंट में पढ़ लीजिएगा। ये भी मेंटेन करता है प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होता है प्रोसेस, अपने हिसाब से प्रोसेस रख लीजिए। कन्फर अपॉन पार्टीज द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन कर सकती हैं पार्टीज, मतलब खुद से चूज कर सकती हैं उनको क्या करना है। प्रोवाइड्स फॉर अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट्स एंड पोजीशंस। भैया मीडिएटर बताएगा कि आपके साथ जो वो मीडिएटर है और आपके सामने वाली जो पार्टी है, क्या आपके खिलाफ कोई किसी बिजनेस में है, वो क्या उसका कोई ऐसा बिजनेस इंटरेस्ट है जो आपके खिलाफ जाता है। फोकसेस अपॉन द पार्टीज ओन नीड्स एंड इंटरेस्ट, पार्टीज के अपने नीड और इंटरेस्ट क्या है उन पे फोकस करेगा। स्टेप क्या है मीडिएशन में, द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग रेफर द पार्टीज टू अंडरटेक मीडिएशन इफ अ रिक्वेस्ट टू द इफेक्ट इज मेड बाय देम। पार्टीज ने रिक्वेस्ट करी कोर्ट में कि हमको मीडिएशन कर लेने दीजिए, तो कोर्ट ने कहा बहुत बढ़िया, जाके कर लीजिए। मीडिएशन जनरली वुड बिगिन विथ एन ओपनिंग स्टेटमेंट विच द मीडिएटर एस्टैब्लिशेस विथ हिज ओन न्यूट्रलिटी। ये बात याद रखिएगा, देखिए इसलिए अंडरलाइंड है। मीडिएशन चालू होती है एक ओपनिंग स्टेटमेंट से, वो ओपनिंग स्टेटमेंट कौन देता है, मीडिएटर देता है। किस बारे में होती है वो ओपनिंग
ओपनिंग स्टेटमेंट अपनी खुद की न्यूट्रलिटी के बारे में। मीडिएटर कहता है कि मेरा ना इनसे कोई रिश्ता है ना मेरा इनसे कोई रिश्ता है, मैं न्यूट्रल हूं, ठीक है। और इन्फॉर्म करता है उन्हें पूरी प्रोसीडिंग के बारे में, और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखता है, सीक्रेट रखता है, और विल सीज टू टेक प्लेस इफ अ रिकोर्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ इज टेकन बाय एनी ऑफ द पार्टीज। मीडिएशन रुक जाएगा, मीडिएशन रुक जाएगा जैसे ही उन दोनों में से कोई भी पार्टी कोर्ट चली गई। जैसे ही वापस कोर्ट चली गई, बोला कि हमें मीडिएशन नहीं कराना, तुरंत मीडिएशन रुक जाएगा। द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द मीडिएटर इज फॉलोड बाय द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द पार्टीज। देखिए, सबसे पहले मीडिएशन में ओपनिंग स्टेटमेंट मीडिएटर किया है, जिसमें मीडिएटर ने अपनी न्यूट्रलिटी बताई कि भैया मैं न्यूट्रल हूं, मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बढ़िया फैसले दूंगा। उसके बाद ओपनिंग स्टेटमेंट पार्टीज किया, पार्टीज ने जिसमें एक्सप्लेन किया अपना केस कि मामला क्या है, मैटर क्या है, इन देयर ओन परसेप्शंस एंड इंटरेस्ट, और अपना फायदा और नुकसान बताया। स्टेटमेंट बाय पार्टीज आर फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ समराइजिंग एंड एजेंडा सेटलिंग। अब एजेंडा तैयार होगा कि भैया हमें करना क्या है, डिस्प्यूट कैसे सेटल करना है। अगला स्टेज होता है एक्सप्लोरेशन ऑफ इश्यूज विच इज फॉलोड बाय अ प्राइवेट सेशंस और कॉकसेस बिटवीन द मीडिएटर एंड ईच पार्टी सेपरेटली। अब मीडिएटर ईच पार्टी से सेपरेटली मिलेगा, अलग अलग, पहले ए से जाके मिलेगा फिर बी से जाके मिलेगा। These private sessions are typically followed by a joint negotiation। फिर प्राइवेट हो गया, अब फिर तीनों एक साथ बैठेंगे, ए बी और मीडिएटर, ठीक है, और सेटलमेंट पे अराइव करेंगे। रोल ऑफ मीडिएटर आपको बता चुका हूं कई बार। टाइप्स ऑफ मीडिएशन, कोर्ट मैंडेटेड, कोर्ट ने कहा कर लो, ऑनलाइन मीडिएशन, ऑनलाइन कर लो, फैसिलिटेटिव मीडिएशन। इन दिस मीडिएशन अटेम्प्ट्स टू फैसिलिटेट नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज एंड एनकरेजेस देम टू कम विद देयर ओन सोल्यूशन। अपना सोल्यूशन खुद लाइए, फैसिलिटेटिव, फैसिलिटेट कर रहे हैं केवल आप, पार्टीज को बोलिए अपना फैसला खुद लाइए। इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन, जब कोई इंस्टीट्यूट करा सकता है, ठीक है, मतलब सरकार ने ही कोई बॉडी बना रखी है, जैसे समाधान करके इंस्टीट्यूशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार का एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन, एक बिल्डिंग है जिसका नाम है समाधान। और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जैसे सीएएमपी मीडिएशन, सेंटर फॉर मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, सीएमसी, बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये सब जो जगह है, इंस्टीट्यूशन है जो मीडिएशन कराते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन। सैंक्टिटी क्या है मीडिएशन की, कितना मानना पड़ेगा मीडिएशन को, ठीक है, मीडिएशन से निकाला गया सेटलमेंट कितना मानना पड़ेगा। तो आपको मालूम है अगर ये इतना कम फॉर्मल है तो आप खुद समझ जाइए उतना नहीं मानना पड़ेगा। इन इंडिया मीडिएशन गॉट लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1947 थ्रू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में मीडिएशन मेंशन किया हुआ था पहली बार। द इनैक्टमेंट ऑफ सेक्शन 89 वाज आल्सो फोकस्ड टू पॉपुलराइज एंड प्रोपेगेट मीडिएशन एज एन ईडीआर मैकेनिज्म। फिर सेक्शन 89 सीपीसी, जैसा मैंने बताया कि उसने भी ईडीआर के तरीके बताए, उनमें से एक मीडिएशन बोला। करना कैसे है ये नहीं है, कहीं प्रोसीजर कहीं नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला, बस मीडिएशन मेंशन्ड है, ये बताया जा रहा है। रूल 24 ऑफ द मॉडल सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स प्रोवाइड्स दैट द मीडिएशन बाय रिडक्शन ऑफ अग्रीमेंट between parties into writing which is then provided by mediator to the court then passes the decree in terms of the settlement। आपने अग्रीमेंट में लिख के दिया पार्टीज ने कि हमें मीडिएशन कराना है, मीडिएटर को दिया, मीडिएटर ने ये कोर्ट में दे दिया, कोर्ट ने कहा करा लो। नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस हैव नाउ रिकॉग्नाइज्ड मीडिएशन। बहुत सारे लॉ बन चुके हैं जो मीडिएशन को मानते हैं एज अ मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सम मेकिंग इट ऑब्लिगेटरी टू गो फॉर प्री मीडिएशन सेटलमेंट, फॉर एग्जाम्पल अंडर कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। हाँ, ये चीज अच्छी है। कमर्शियल कोर्ट एक्ट एक लॉ है जो कहता है कि कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, कुछ भी है, तो आप पहले कोर्ट में तभी आइए जब आपने पहले क्या करा लिया हो, मीडिएशन। तो अब मीडिएशन कई जगह मानने लगे हैं लोग, मांगने भी लगे हैं लोग, ठीक है। इन अदर लेजिस्लेशंस व्हिच हैव आल्सो रिकॉग्नाइज्ड सेटलमेंट बाय मीडिएशन, और भी है, कमर्शियल कोर्ट एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, रियल एस्टेट लॉ है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, कंपनीज एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन मीडिएशन इन पास्ट फ्यू इयर्स इन द केसेस ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट। अयोध्या डिस्प्यूट, राम जन्मभूमि वाला केस हुआ था, कोर्ट बार बार कह रही थी मुस्लिम और हिंदू पक्षों को कि आपस में बैठ के मीडिएशन कर लीजिए। सीएए के प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें कहा था, दिल्ली के उसमें कहा था, ठीक है। अब कंसिलिएशन और मीडिएशन में डिफरेंसेस देख लीजिए। यहां पर मीनिंग हटाइए, रेगुलेशन देखिए सीधे। ये गवर्न होता है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, बता चुका हूं, ये गवर्न होता है सिविल प्रोसीजर कोर्ट से।
ओनली वन और मोर कंसिलिएटर और केवल एक मीडिएटर। सुनिए, आर्बिट्रेटर एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन केवल ऑड नंबर के होने चाहिए, ऑड नंबर के, इवन नंबर के नहीं। कंसिलिएटर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मीडिएटर केवल एक होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी ये भी होगा, यहां भी होगा, और यहां पर तो पार्टीज के ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होगा। डिसीजन, थर्ड पार्टीज कैन कम अप विद सोल्यूशन, पार्टीज कम अप विद सोल्यूशन, ये दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में पार्टी सोल्यूशन ला सकते हैं। अब डिफरेंस देखिए आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में, ये बहुत फॉर्मल है, लिटिगेशन से कम, लेकिन एडीआर में सबसे ज्यादा फॉर्मल यही है आर्बिट्रेशन। फिर मीडिएशन सबसे कम फॉर्मल है, सबसे ज्यादा इनफॉर्मल है, मतलब एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर हो सकते हैं लेकिन केवल ऑड नंबर के होने चाहिए, बता चुका हूं। केवल एक मीडिएटर होगा, बता चुका हूं। एक्ट, इधर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है, इधर सिविल प्रोसीजर कोड है, आपको मालूम है। आर्बिट्रल अवार्ड इज डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड, बताया ना, जजमेंट नहीं कहते आर्बिट्रेटर के फैसले को, क्या कहते हैं, अवार्ड कहते हैं। आर्बिट्रल अवार्ड एनफोर्सेबल होता है, बिल्कुल कंसिलिएशन सेटलमेंट की तरह, 73 74 याद रखिएगा। और यहां पर तो भैया क्या होता है कि कोई इंपोज नहीं कर सकता डिसीजन, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, ठीक है। मोर लाइक कोर्ट, द आउटकम प्रोसीजर ऑफ द पार्टीज डोंट हैव कंट्रोल ओवर द आउटकम। आर्बिट्रेटर क्या फैसला सुनाएगा इसमें आपका कोई हाथ नहीं हो सकता, जैसे जज के साथ होता है वैसा ही आर्बिट्रेटर के साथ होता है। लेकिन मीडिएशन में तो आप खुद ही सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपका बच्चों, आज हमने इस वाली क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर दिया, ध्यान से सुनिए, पूरा का पूरा एडीआर हमने कंप्लीट कर दिया। ये नोट आपके अटैच हो जाएंगे, इनको पढ़ लीजिएगा, और जो चीज़ें ना समझ में आए वो वीडियो देख के मेरी बात दोबारा सुन लीजिएगा। आपके इस चैप्टर के तो मार्क्स आपने फुलफिल पूरे कर लिए, एक नंबर कहीं भी नहीं जा रहा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।